लास्ट टाइम हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स और ऑब्जर्वेशंस को देखा था और आज हम उसके पीछे के सीक्रेट्स को समझेंगे। कैसे हमने उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया, समझने की कोशिश की। तो शुरुआत करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना के पॉइंट्स रिकॉल करके। क्या था? फिनोमेना इन विच electrons are ejected from a metal surface when radiation of sufficiently high frequency incidents on that surface, right? अब emission of photo electrons की बात हो रही है ना, तो 4 पॉइंट्स सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन से रिलेटेड है। पहला पॉइंट, emission of photo electron does not depend upon intensity of incident radiation. Second point, it does depend upon frequency of the radiation, and for a frequency of incident radiation below a specific frequency no photoelectrons are emitted. Third point, there is a minimum energy required by photoelectrons to come out of a particular metal surface, and that minimum energy is called work function of that metal. And fourth point, that corresponding to this minimum energy there is a minimum frequency of incident radiation which is required to eject an electron from a metal surface, and that minimum frequency is called threshold frequency of that surface. तो ये 4 पॉइंट्स आपको फ्लो चार्ट स्टाइल में लिखने पर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड चारों पॉइंट्स एक साथ ऑब्जर्व होंगे और ये आपको याद रखने के लिए और एनालाइज करने के लिए हेल्प करेगा। तो क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके से फ्लो चार्ट फॉर्म करके अपने आप को इस कॉन्सेप्ट के लिए रेडी करें। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज थी, ध्यान करो, जिनके बारे में हमको सब याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक क्वांटिटी थी फोटो करंट और दूसरी क्वांटिटी थी स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट पिक्चर में ही तब आएगी जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बैकग्राउंड में फैक्ट है, लेकिन अगर ये फैक्ट सेटिस्फाई हो रहा है और फोटो करंट स्टैब्लिश हो गई है एक्सपेरिमेंट में, देन फोटो करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो कितनी इंटरेस्टिंग दोनों फैक्ट्स हैं। फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी फोटो करंट स्टैब्लिश होगी सर्किट में। लेकिन एक बार फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई, फोटो करंट कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके बाद फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। तो किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी इंक्रीजेस, फोटो करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये दोनों पॉइंट्स इस फैक्ट के बैकग्राउंड में, राइट। और सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वांटिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। Now stopping potential does not depend upon intensity. Unlike photo current depends upon intensity, but stopping potential does not depend upon intensity of the radiation, but it does depend upon frequency of incident radiation. It becomes more negative when frequency of incident radiation is increased. तो फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है once incident radiation's frequency is more than threshold frequency and photoelectron starts coming out, but stopping potential depends upon frequency. फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है और इंक्रीज करती है जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता है।
तो ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज हो गई, फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उनसे रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अब समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को हमने कैसे एक्सप्लेन किया, समझा, जस्टिफाई किया, और उसमें पॉइंट वाइज बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट जो आइंस्टीन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से उठाया, और उन्होंने कोशिश की कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को वो जस्टिफाई कर सके कि क्यों वैसे ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, दैट रेडिएशन, अभी तक रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले रहे थे, उन्होंने कहा कि रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। डिस्क्रीट, आई वांट टू draw your attention. Radiation, when it is considered as wave, तो wave क्या है बेटा? Propagation of energy, a continuous propagation of energy, कोई discontinuity नहीं है, continuous propagation of energy with space and time. एनर्जी का फ्लो लगातार बना है, एनर्जी डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट कर रही है, उसे हमने कहा वेव। लेकिन यहां पर हमने कहा कि रेडिएशन डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट से मिलकर बना है, मतलब एक पैकेट और दूसरे पैकेट के बीच में डिसकंटिन्यूटी आ रही है। डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट कह लो या डिस्क्रीट मोमेंटम का पैकेट कह लो। और हमने कहा कि ये जो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट था ना, ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन ये न्यूटन के पार्टिकल से डिफरेंट था। इसको क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की तरह देखना होगा, यानी न्यूटन के पार्टिकल और आइंस्टीन के या प्लैंक्स के क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल में बड़े बेसिक से डिफरेंस है। हालांकि दोनों में मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब एक बॉल रखी, दूसरे बॉल से थ्रो किया, दूसरे बॉल ने उस बॉल से कोलाइड करके उस बॉल को अपनी जगह से हिला दिया। तो हमने क्या कहा कि बॉल ने रुकी हुई बॉल को मोमेंटम ट्रांसफर किया। तो ये जो मोमेंटम ट्रांसफर का नेचर है, ये किसका नेचर है? पार्टिकल का, मटेरियल पार्टिकल का। यहाँ पर एनर्जी पैकेट्स पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये मोमेंटम तो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फिर भी ये मटेरियल पार्टिकल से डिफरेंट है। तो ये कैसे पार्टिकल है? क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। And these discrete energy packets are called photon. तो आइंस्टीन ने बोल्ड स्टेप लेते हुए फोटोन के क्वांटम हाइपोथेसिस को, क्वांटम कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, जबकि खुद प्लैंक को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा था अपने इस कॉन्सेप्ट पर। हालांकि उन्होंने फोटोन के कॉन्सेप्ट को यूज करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को, जो हीटेड ऑब्जेक्ट है, नाम से घबराना नहीं है, जो ऑब्जेक्ट हमने गर्म किया तो वो रेडिएशन एमिट करता है। वो जो रेडिएशन एमिट हुआ उसको हमने स्टडी किया, उसको कौन सी वेवलेंथ का कितना रेडिएशन निकल रहा है, कितनी इंटेंसिटी आ रही है। तो हमने क्या कहा इसको कि स्पेक्ट्रम को स्टडी करना। तो जब उस स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे थे तो पीक्स मिल रही थी, मतलब एक खास फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ज्यादा एमिट हो रही थी। इस बात को रेडिएशन की वेव थ्योरी से समझना मुश्किल हो रहा था, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। तो प्लैंक ने रिलक्टेंटली, झिझकते हुए ये एक्सप्लेनेशन दिया कि शायद ये रेडिएशन वेव की तरह नहीं बिहेव कर रही है, शायद ये पार्टिकल्स की तरह से रेडिएशन एमिट हो रहा है, और उसको उन्होंने क्वांटा कहा, एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा। तो उनको खुद बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन आइंस्टीन ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया। फर्दर आइंस्टीन took the Planck's next point that each photon carries energy equal to h nu। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसे हम कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल फोटोन को, लेकिन इसकी एनर्जी को किससे रिलेट कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी से। और फ्रीक्वेंसी किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? वेव का। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि व्हेन फोटोन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, ठीक है,
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये सजेस्ट कर रहे थे कि वन फोटोन गिव्स इट्स होल एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन ओनली। मतलब ना तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है कि वो 1 या 2 या 3 फोटॉन्स की एनर्जी को ले ले, और ना ही एक फोटोन ऐसा करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दे, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दे, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दे। एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। ये कैसे पता चल रहा था? जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो रहे थे उनमें ये सजेस्ट हो रहा था कि इनसाइड द मेटल समथिंग दिस टाइप इज हैपनिंग। अब जब फोटोन ने अपनी एनर्जी, पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे दी, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज? ध्यान से देखेंगे हम। फर्स्ट, दैट इलेक्ट्रॉन यूज्ड अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी h nu to come out of metal, and then without losing the rest of the balance energy in collision with other electrons, it came out with the balance amount of energy as kinetic energy. इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से h nu एनर्जी ले ली। फोटोन ने उसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर करी? h nu। उसने एनर्जी ली और उसके बाद इस मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए उसको जितनी एनर्जी की जरूरत थी, वर्क फंक्शन के बराबर, उतनी एनर्जी उसने खर्च की और मेटल सरफेस से बाहर आ गया बिना कोलिजन्स में अपनी एनर्जी को बर्बाद किए। तो h nu में से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी माइनस कर दें तो जो बैलेंस एनर्जी बची वो इस इलेक्ट्रॉन ने अपने पास बचाए रखी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो सच इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली विल कम अप विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उन्होंने वर्क फंक्शन खर्च करके मिनिमम एनर्जी बाहर आने के लिए जो चाहिए थी वो खर्च करके बाकी पूरी एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी अपने पास रिटेन की। तो वो जब बाहर आए तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। क्यों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी? क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? देखो, दैट इलेक्ट्रॉन रिसीव्स एनर्जी एंड इट स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द मेटल। ठीक, वो इस उद्देश्य से ऊपर चलता है कि उसको मेटल से बाहर आना है। ऊपर चलता है मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये सरफेस पे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि सरफेस पे था, रिसीव की एनर्जी, वर्क फंक्शन या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड खर्च की और बाहर आ गया बिना किसी और इलेक्ट्रॉन से या लैटिस के एटम से कोलाइड किए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मेटल के डेप्थ में है उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो मेटल सरफेस से बाहर आते समय किसी और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड ना करे। तो जिस इलेक्ट्रॉन ने डेप्थ पर फोटोन को रिसीव किया, उसने जब ऊपर आने की जर्नी शुरू की तो रास्ते में वो कई इलेक्ट्रॉन से टकराया और उसने फोटोन की दी एनर्जी को कुछ खर्च कर दिया। तो जब वो बाहर आया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी या तो नहीं थी, 0 थी, या इस वैल्यू से कम थी। और एक पॉसिबिलिटी ये भी थी जो कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा ट्रू होती है कि जो इलेक्ट्रॉन डेप्थ में था उसने h nu रिसीव किया, फिर वो ऊपर आने के अपनी जर्नी में इतने कोलिजन्स करता है कि उसकी एनर्जी वहीं खर्च हो गई, सारी रिसीव्ड एनर्जी खर्च हो गई बिफोर इट मेक टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। In that case, that electron will not be able to leave the metal surface, and this case is dominating in all the other cases. बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस मैक्सिमम वैल्यू से कम या 0 एनर्जी के साथ बाहर आ पाते हैं, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ ही नहीं पाते क्योंकि जो एनर्जी उन्होंने रिसीव की थी वो कोलिजन्स पे खर्च कर देते हैं।
तो जब फोटोन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज इलेक्ट्रॉन और फोटोन के इंटरेक्शन में पॉसिबल होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसके पास 0 से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम काइनेटिक एनर्जी की एक रेंज है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास 0 काइनेटिक एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास 0 से तो ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम काइनेटिक एनर्जी है। तो ये रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है जो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स में मिल रही है। अब ये हमने कैसे इस कंक्लूजन को कंक्लूड किया? क्योंकि जब हमने एनोड सामने रखा और एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और एनोड को निगेटिव पोटेंशियल दिया और फोटो करंट को मेजर करके इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी किया, तब हम इन 2 पॉसिबिलिटीज पर पहुंचे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स के पास जो कि बाहर आने में सक्सेसफुल हो गए हैं उनके पास 0 से मैक्सिमम के बीच कोई काइनेटिक एनर्जी की रेंज है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये जो वर्क फंक्शन या मिनिमम एनर्जी जरूरी थी ना इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर आने के लिए, इसको कैसे समझा गया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये पहले भी इस बात के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने इसको इस तरीके से स्टैब्लिश कर रखा था, इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के हैं उन्होंने एटम्स को तो छोड़ दिया, वो फ्री हो गए, बाहर आ गए, लेकिन वो मेटल से बाहर नहीं आ पाते। वो मेटल के अंदर अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड रहते हैं। उनकी जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी फाइनली नेगेटिव होती है। और इसको क्वांटम मैकेनिक्स कैसे एक्सप्लेन करती है कि इट्स लाइक अ पोटेंशियल एनर्जी वेल and electrons are at the base of the well. This energy is negative energy. This is 0 electron volt level. और नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और जब आप इतनी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, उतनी एनर्जी सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसकी एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। यानी -W इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है मेटल के अंदर, और अगर आप उसको +W सप्लाई कर दो तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब बड़ा स्पेसिफिक है कि अब मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच कोई इंटरैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं रहा। मतलब सादी भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन मेटल से फ्री हो गया। तो वर्क फंक्शन या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड को इस तरीके से समझाया गया कि इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पोटेंशियल एनर्जी वेल एंड energy of electron inside the metal is negative, which implies that it is bound in the metal system. And when the negative energy is supplied to the electron, then it is able to jump out of this potential energy well, right? And that minimum energy we know is called work function, and that frequency, corresponding frequency is called threshold फ्रीक्वेंसी। तो अब जब हमने बेसिक्स और बेसिक ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर लिया, तो आइंस्टीन ने अपनी फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्रपोज की। उन्होंने कहा कि अब तो हमको समझ आ गया है कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ रहा है उसके पास या तो काइनेटिक एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी की रेंज 0 से मैक्सिमम के बीच कोई वैल्यू है। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो बिना एनर्जी लॉस किए बाहर आ गए, जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और आइंस्टीन ने कहा कि उनके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो होनी चाहिए
जो एनर्जी फोटोन से रिसीव हुई उसमें से minimum energy required to come out of the metal surface, if that energy is subtracted from the energy of photon, then the balance is the kinetic energy of the electron, which is maximum in the case when electron is not losing it in different collisions. अब उन्होंने कहा कि अब इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, हमको एक और ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। तो पहले हम उस ऑब्जर्वेशन को समझ लें, फिर हम इन दोनों इक्वेशंस पर वापस आएंगे। हमको अब समझ में आ चुका है ना बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे हैं उनके पास एक रेंज ऑफ एनर्जी है 0 से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अब हमने क्या किया कि हमने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया उसमें सामने एक मेटल प्लेट रखी और उसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया। तो अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट को पूरा कर देंगे और फोटो करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक, अगर हम इस एनोड को कोई भी पोटेंशियल ना दें, 0 वोल्ट पे रखें, हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच पा रहे हैं और उनकी वजह से यहाँ पे हमें फोटो करंट मिल रही है। तो हमने कहा ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर पा रहे हैं। यानी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास है वो ये रास्ता तय करके एनोड तक चल पा रहे हैं, जबकि एनोड के पास कोई पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है। एनोड एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। और जैसे जैसे हम इस एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास कम एनर्जी थी, जो यहाँ से यहाँ के बीच ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेलरेट होकर यहाँ पहुंचने लगते हैं और फोटो करंट की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ने लगती है। जब एनोड की पॉजिटिव पोटेंशियल इतनी हो जाए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से एमिट हो रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंचने लगे, तो फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाती है, सैचुरेशन ऑफ फोटो करंट। लेकिन ऑब्जर्वेशन तब इंपॉर्टेंट हो गया जब हमने इसको निगेटिव पोटेंशियल दिया। जब हमने इसको निगेटिव पोटेंशियल दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हुए, रिपेल तो सभी हुए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर आगे नहीं बढ़ पाए। वो कौन से इलेक्ट्रॉन थे? जिनके पास कम एनर्जी थी। तो वो जल्दी ही हार मान गए इस रिपल्शन से और वो वापस लौटने लगे या यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी रख रहे थे कि वो इस रिपल्शन को ओवरकम करके भी यहाँ पहुंच रहे थे। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला कि जब हमने इसे नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो कम इलेक्ट्रॉन्स अब पहुंच रहे थे, तो फोटो करंट में ड्रॉप आया। लेकिन फोटो करंट में अभी भी फाइनाइट वैल्यू थी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुंच रहे थे। तो हमने इसके नेगेटिव पोटेंशियल को और निगेटिव करना शुरू किया। तो एक नेगेटिव वैल्यू ऐसी पहुंची जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस रिपल्शन को ओवरकम करके यहाँ नहीं पहुंच पाया। यानी उस नेगेटिव पोटेंशियल ने उस इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, जो एंड तक इस पूरी सिचुएशन में बैटल करके यहाँ तक पहुंचता रहा। उस इलेक्ट्रॉन को भी जिस नेगेटिव पोटेंशियल ने ब्लॉक कर दिया, स्टॉप कर दिया, हमने कहा कि वो नेगेटिव पोटेंशियल इज stopping potential which stops the maximum kinetic energy photo electrons also। और stopping potential ने हमें एक बहुत important information दी। हमें उसने बताया कि maximum kinetic energy of the photo electron कितनी है, क्योंकि वो kinetic energy actually equal to होनी चाहिए EV0 के। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड मैक्सिमम वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होनी चाहिए EV0, क्योंकि EV0 क्या है? EV0 है that energy which is provided by the anode Q into V एनर्जी प्रोवाइड करता है जब एनोड और कैथोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो। अब अगर ये V0 यानी कि निगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल हो, तो जो सपोर्ट कर रहा था QV वही अपोज करने लगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तब जो QV है वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और तब इसने इनकी इस एनर्जी को पूरी तरह से खपा दिया, खत्म कर दिया, खर्च कर दिया, और फोटो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज करके कैथोड से एनोड तक की जर्नी को पूरा नहीं कर पाया। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसने हमें मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, और हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू QV0, वेयर V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो जरा हम जल्दी से जो पॉइंट्स हमने समझे अभी उनको रिकॉल करें कि कैसे उनको हमें लिखना है अपने नोट्स में, जिससे वो हमारे दिमाग में बैठ जाए और हम भूले नहीं। अगर आप इस तरीके से लिखोगे नहीं तो आप उसको 24 आवर्स के भीतर सारे फैक्ट्स भूल जाओगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना आसान भी है और रिटेन करना मुश्किल भी है। तो देखो हमने कैसे समराइज किया हुआ है कि इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये पहला पॉइंट हो गया कि रेंज ऑफ एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास अवेलेबल है, या यूं कहो कि रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल रहे हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रीच एनोड इवन व्हेन एनोड वोल्टेज इज 0, ठीक, एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फोटो करंट देयर। When anode voltage is given more and more positive value, more electrons are reaching anode, resulting in increase of photocurrent. ये भी बात हम समझ गए हैं। Then at sufficiently high positive potential of the anode, all ejected electrons reach anode. ठीक, कम वाले एनर्जी वाले भी और ज्यादा एनर्जी वाले भी। So making photocurrent to saturate. That means photocurrent की maximum value attain हो जाती है। And on the other hand, when anode is given negative potential, the electrons are repelled, resulting in decrease of photocurrent. But at sufficiently negative potential, even electrons with maximum kinetic energy are stopped from reaching to anode. And this negative potential is known as stopping potential. We know that stopping potential is that minimum potential at the anode which stops the maximum kinetic energy photon and makes the photocurrent 0. तो जल्दी से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विच मेक्स फोटोकरेंट 0. मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल विच मेक्स फोटोकरेंट 0. तो अब आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। अब हमने एक्सपेरिमेंट को दो तरह से टेस्ट किया था, दो तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। हमने रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया था और दो वैल्यूज पर उसके असर को चेक किया था, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद आया, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और फिर हमने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया था और इसका भी असर दोनों पॉइंट्स पर देखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर और फोटो करंट पर। और हमें रिजल्ट क्या मिला था, अभी हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल डिस्कस किया था कि फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती थी, इंटेंसिटी के साथ बढ़ती थी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव होता जाता था जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते थे।
तो उसको कैसे समझा गया, that when intensity increases, अब ध्यान करो, intensity of a radiation. What is intensity of a radiation? It is energy incidenting per unit area per unit time. Intensity का मतलब energy incidenting or propagating per unit area per unit time. So when we are saying that intensity is increasing, it means energy which is incidenting on unit surface of the unit area of the metal surface per second, that is increasing. Energy is increasing. लेकिन हमने तो कहा है कि रेडिएशन फोटॉन्स के बंडल ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में चलता है, यानी अगर हर फोटॉन के पास hν एनर्जी है तो रेडिएशन के पास टोटल कितनी एनर्जी पर सेकंड पर एरिया गिर रही होगी अगर हम जानना चाहे तो हम कहेंगे कि मान लो n फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड मेटल सरफेस पे गिर रहे हों। फिर ध्यान से समझो बात को, अगर हम ये कहें कि कितनी एनर्जी मेटल सरफेस के यूनिट एरिया पर हर सेकंड गिर रही है तो हम इसको कैसे विजुलाइज करेंगे कि भैया n फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ मेटल सरफेस गिर रहे हैं और हर फोटॉन के पास hν एनर्जी है, तो रेडिएशन के पास एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितनी है, n इंटू hν, जितने फोटॉन्स गिर रहे हैं इंटू एक फोटॉन के पास जितनी एनर्जी है। तो अगर हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीजिंग तो असल में hν तो फर्क नहीं होगा, बदलेगा नहीं। यही तो प्लैंक्स का कॉन्सेप्ट था और उसके बाद यही आइंस्टीन ने आगे फॉरवर्ड किया, परसीव किया कि hν the energy of each photon will change only when frequency of radiation is changing. If you keep frequency of the radiation unchanged, then frequency of each photon will remain unchanged. Then what does it mean by increasing intensity? It just simply means that number of photons falling on the metal surface per second per unit area वो बढ़ गए। तो जब एनर्जी रेडिएशन की बढ़ी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। इंटेंसिटी बढ़ी मतलब एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी मतलब hν नहीं बदला, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया बढ़ गए और हर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। हर फोटॉन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि जितने फोटॉन्स गिरते हैं उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ फोटॉन्स तो अपनी एनर्जी कोलिजन में लूज करके मेटल के अंदर ही रह जाते हैं। तो बहुत कम फोटॉन्स ऐसे हैं जो उस कोलिजन से अपनी एनर्जी लॉस करने के बाद भी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी बचा के रख पाते हैं और मेटल से बाहर आ पाते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग आउट वो भी बढ़ेंगे। तो ऐसे हमने रिलेट किया कि भाई क्यों इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट बढ़ते हैं। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग ऑन द मेटल सरफेस बढ़ते हैं। तो हमने इंटेंसिटी को जोड़ा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से, और इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग बढ़ गए और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो भी बढ़ गए। तो इंक्रीज इन इंटेंसिटी को हमने कैसे अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ जोड़ा कि इंक्रीज इन इंटेंसिटी मीन्स increased number of photons, and that is why the number of photoelectrons ejected and hence photocurrent increases, because one photon is responsible for one photoelectrons to come out. लेकिन energy of each photon remains unchanged. hν हर फोटोन के पास अभी भी वही है क्योंकि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। So kinetic energy maximum
of the photoelectrons is still same. इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली. And if maximum kinetic energy remains unchanged, then stopping potential remains unchanged, because stopping potential is decided by the maximum kinetic energy of the photoelectrons. तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं बदली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदला. तो ये वजह है कि जब इंटेंसिटी इंक्रीज की तो फोटो करंट तो बढ़ी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हुआ. तो फिर क्या हुआ जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन h nu इंक्रीज्ड. और जब h nu इंक्रीज कर गया तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी फोटॉन्स की h nu माइनस वर्क फंक्शन h nu नॉट. जब न्यू इंक्रीज हो गया रेडिएशन का तो h nu इंक्रीज हो गया. ये किसी मेटल सरफेस के लिए सेम है, कांस्टेंट है. तो h nu बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर उसका असर ट्रांसफर हो गया. ठीक. और जब energy of each photon increases and therefore kinetic energy maximum increases, the result is that stopping potential becomes more negative. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो असर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पड़ा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नहीं बदलेंगे अगर आप इंटेंसिटी न बदलो लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलो. इंटेंसिटी नहीं बदली मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो नहीं बदले, और वो नहीं बदले तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट नहीं बदले. अब ये एक्चुअली जो ऑब्जर्वेशन मिले उनको जस्टिफाई कर रहा है. आप इस बात को दिमाग में बैक ऑफ माइंड में रखो कि जो ऑब्जर्वेशन थे वो ये बता रहे थे कि फ्रीक्वेंसी का असर सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हो रहा है, फोटो करंट पे नहीं हो रहा है. तो हमने उसको इस तरीके से जस्टिफाई किया कि फोटो करंट पर अगर नहीं हो रहा इसका मतलब कि फोटो करंट सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड कर रही है, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बदल रहे हैं तो जो फोटो करंट है यानी जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर भी नहीं बदल रहा है, और इसलिए फोटो करंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड. तो जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिल रहे थे ये उनको एक्सप्लेन कर रहा था. हमने पहले थ्योरी नहीं बनाई और बाद में वो रिजल्ट हुआ ऑब्जर्वेशंस में. ऑब्जर्वेशंस जो मिले हम उनको एक्सप्लेन करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफ ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, जो सेकेंड लेक्चर में पढ़ा, उसको रिकॉल करके उसके बाद हम ग्राफ स्टडी करेंगे कि ग्राफ कैसे बनाना है, क्योंकि बोर्ड में ये रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज बहुत पूछा जाता है, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस या डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफ से पूछे जाते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट करेंगे, और फिर मैं डिस्कस करूंगी पिछले बहुत सारे सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए इस टॉपिक से, और इस साल किस तरह का सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है.